हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। आज हम सीटेट के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे विद डिटेल्ड आंसर और साथ ही एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, उसकी डायरेक्शन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो जो ये क्वेश्चन है उसका हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टूल्स एंड टेक्निक ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। तो असेसमेंट की टेक्निक को पूछा जा रहा है इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड ट्रिप, जनरल राइटिंग एंड कॉन्सेप्ट मैपिंग। अब इसके ऑप्शंस हैं बी एंड सी, ABCD, ओनली डी कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड ओनली A एंड B प्रोजेक्ट वर्क एंड फील्ड ट्रिप। तो हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उसका कॉन्सेप्ट क्या है? असेसमेंट। असेसमेंट मतलब मूल्यांकन। ईवीएस में जो प्राइमरी लेवल है उस पे हम मूल्यांकन करने की हमारी क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या जो है हमारी विधि होनी चाहिए, ये इस क्वेश्चन का सार है। और इसके लिए हमें ये जानना होगा कि ईवीएस में मूल्यांकन और मूल्यांकन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मूल्यांकन या असेसमेंट इज द ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ gathering, analyzing and reflecting on evidence to make informed and consistent judgment to improve future student learning। तो देखिए, हमें इसमें एनालाइज करना होता है। हमें मूल्यांकन में, एवोल्यूशन में या असेसमेंट ऑफ लर्निंग में अधिगम के लिए मूल्यांकन निर्माण तक मूल्यांकन पर आधारित होता है। अर्थात जब हम किसी काम को करते समय उसके बीच में ही जांच करते हैं कि हम कितना सीख रहे हैं। तो हम कितना सीख रहे हैं या स्टूडेंट कितना सीख रहा है हमारा पढ़ाया हुआ, वो होता है असेसमेंट। अच्छा, जब हम ईवीएस में असेसमेंट करते हैं लर्निंग डन, देखिए मैं इस पे इतना ध्यान इसलिए दे रही हूँ कि ये जो मूल्यांकन है, असेसमेंट है, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और अभी मैंने कहा कि हम यहाँ पर 10 ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे हमें वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो असेसमेंट का है और फिर ईवीएस में हम असेसमेंट कैसे कर सकते हैं। वैसे तो जो मूल्यांकन है, जो असेसमेंट है, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट, सबमिटिव, फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर टीचिंग। तो ऐसे बहुत सारे, इसका एक बहुत बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है वैसे तो। और इन सभी जो टॉपिक्स हैं, इसमें जो पॉइंट्स हैं, सब पर हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पर जब हम पेडागॉजी देखते हैं ईवीएस की, तो हमें ईवीएस के ही असेसमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हम ईवीएस का असेसमेंट देख लेते हैं और जब आगे क्वेश्चंस और टॉपिक पे आएगा तो हम उसे भी कवर कर लेंगे। तो हमें असेसमेंट से कम सीटेट में पूरे जो सब्जेक्ट होते हैं, सारी पेडागॉजी मिला के से कम 10 क्वेश्चन हमें सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट पे ही देखने को मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि असेसमेंट का हर टॉपिक, हर पॉइंट कितना इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो ईवीएस है, इसमें देखिए, द टीचर में यूज़ ओरल, रिटन एंड परफॉर्मेंस मोड्स। ठीक है, टू असेस चाइल्ड लर्निंग she will need to sometime assess each child individually but at other time assess group और assess the whole class together। तो हम ग्रुप में कर सकते हैं असेसमेंट, एक इंडिविजुअल कर सकते हैं या पूरी क्लास का कर सकते हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए, ओवर एम्फसाइज नहीं करना चाहिए एनी वन फॉर्म ऑफ असेसमेंट, बी इट रिटन और ओरल और एक्टिविटी बेस्ड। तो ये रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है या कोई एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है, जैसे कि स्कूल अकाउंटेबिलिटी डाटा, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, पूरी क्लास का जब हम कर रहे हो, करिकुलम प्लान्स एंड स्टूडेंट वर्क, स्टाफ इंटरव्यू, टीचर स्टूडेंट एंड पेरेंट फोकस ग्रुप्स,
टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स सर्वे, तो ये सब किस में आता है? कॉम्प्रहेंसिव नीड्स असेसमेंट। अब जब हम ईवीएस की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट की बात होती है, और जब इन्वायरमेंट की बात होती है तो इसमें हम एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट ज़्यादा रखते हैं। जैसे कि हम उसको फील्ड ट्रिप पे ले जा सकते हैं या उसको कोई प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता चले कि ये जो वातावरण के बारे में कितना जान रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि ईवीएस में जो असेसमेंट होता है वो जनरली एक्टिविटी बेस्ड हो सकता है, और जनरली एक्टिविटी बेस्ड ही होता है क्योंकि हम इन्वायरमेंट को, जो इन्वायरमेंटल साइंस है और जो स्टूडेंट है, जो प्यूपिल है, उसको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो जनरली एक्टिविटी बेस्ड इसीलिए होता है ताकि हमें पता चले कि ये अपने इन्वायरमेंट से कितना कनेक्ट हुआ है और उसको कितना जानता है। अब जैसे कि फील्ड विजिट है, हम फील्ड विजिट पे ले जाके उससे पूछ सकते हैं कि आपको इसमें से क्या क्या पता है। हम उसको नई नई चीज़ें दिखा सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं आप इसमें से किसको जानते हैं। उसको किसी प्रोजेक्ट पे काम करने को कह सकते हैं, कोई टॉपिक दे सकते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट पे अपने जो व्यूज़ हैं, अपने थॉट्स हैं, उसको लेकर आएँ। या फिर हम किसी ट्रिप के बाद उससे कह सकते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस को लिख कर लेकर आए, जिसे जनरल भी बोला जाता है। या हम ऐसे कोई गेम्स खेल सकते हैं जिसमें आपको हम आधी लाइन बोलेंगे, आधी लाइन आपको कंप्लीट करनी है, फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह या डम शराज की तरह। उसे क्लास में बोलकर, प्रेजेंटेशन देकर अपने जो थॉट्स हैं उनको शेयर करने के लिए कह सकते हैं, या टीम प्रोजेक्ट के लिए कह सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारी जो जनरली जो भी असेसमेंट होता है ईवीएस में, वो एक्टिविटी बेस्ड ही होता है। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन देखें असेसमेंट इन ईवीएस, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जो मेन ध्यान रखना है वो ये है कि इसमें से ऐसा कौन सा असेसमेंट है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि बच्चा जो है अपने वातावरण से कितना संबंध बना पा रहा है। कनेक्शन पे हमेशा ध्यान रखिएगा। जब भी आप ईवीएस का क्वेश्चन देखें तो थ्योरी पे नहीं, एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। देखिए, असेसमेंट के बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसके टाइप्स भी बता दूंगी, परंतु यहाँ पर हम जो है ईवीएस के असेसमेंट, ईवीएस में भी जो असेसमेंट होता है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो ईवीएस की जब भी आपको पेडालॉजी मिलेगी तो आपको कम से कम दो क्वेश्चन ईवीएस के असेसमेंट पे मिलेंगे। और उस समय हमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी ऑप्शन है वो ऐसे ऑप्शन हो जो हमें ये बताएं कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट से कितना कनेक्ट हो पा रहा है। तो अब जब हम ऑप्शंस देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए मैंने कहा था प्रोजेक्ट वर्क तो बहुत ही अच्छा असेसमेंट होता है। बच्चे का जो भी मूल्यांकन है, पूरा संपूर्ण मूल्यांकन जानने के लिए हम, क्योंकि प्रोजेक्ट वो अगर अकेले कर रहा है तो वो उसका सब समझ में आ जाता है, वो क्या, उसके जो थॉट्स हैं वो क्या है और वो किस तरह से खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो प्रोजेक्ट वर्क एक बहुत अच्छा असेसमेंट होता है। फील्ड ट्रिप और कॉन्सेप्ट मैपिंग और जनरल राइटिंग। देखिए कॉन्सेप्ट मैपिंग, इसमें मैप मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम इंडिया का मैप देख रहे हैं या वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं, या जो हम देखते हैं रिवर का है या फिर माउंटेन्स है या हिली एरियाज़ हैं, इनका मैप है। यहाँ पर मैप का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो अपने आसपास की चीज़ों को लोकेट कर पा रहा है या नहीं। तो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो इसके तो सारे ही ऑप्शन सही हैं। जनरली हम इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं कि कॉन्सेप्ट मैपिंग में हम क्या, इसमें असेसमेंट होगा, पर यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैपिंग का मतलब है कि जो स्टूडेंट है वो अपने आसपास की चीज़ों को लोकेट कर पा रहा है या नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। ए, बी एंड सी, डी चारों ही ऑप्शन सही हैं टेक्निक ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैंने अभी वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो सिंपल भी हैं परंतु जिन्हें हम गलत भी कर आते हैं और हर बार एग्ज़ाम में आते भी हैं, और यही इनकी स्पेशलिटी है कि सिंपल होते हुए भी ये कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं
और एग्ज़ाम में हम इन्हें गलत कर देते हैं। अब जैसे ये झूम फार्मिंग का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ेंगे। वैसे तो मुझे पता है कि आपने अभी तक एनसीईआरटी कर ली होगी, और यदि नहीं करी और आप चाहते हैं कि हम आपको एक एक चैप्टर वैसे पढ़ाएं जैसे कि सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, हम आपके लिए वो उसकी क्लासेस भी लेकर आएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द झूम फार्मिंग प्रैक्टिस इन मिज़ोरम। तो देखिए इन्होंने हमें कितनी इन्फॉर्मेशन दे दी कि झूम फार्मिंग जो होती है वो मिज़ोरम में होती है। ये एनसीईआरटी की 8th क्लास की जो ईवीएस की बुक है उसका क्वेश्चन है, उसमें भी 20 चैप्टर 20 से ये क्वेश्चन आया है। झूम फार्मिंग कम से कम 5-6 साल से लगातार आ रही है अलग अलग तरीके से। पिछली बार भी ये जो चैप्टर है 20th चैप्टर, इससे एक और क्वेश्चन आया था टिन लैंड के ऊपर, और उसे बहुत सारे बच्चे गलत करके आए थे क्योंकि वो ऐसे एकदम मेन उसमें नहीं दिया हुआ है। जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं आप उनको भी अवश्य पढ़ा कीजिए। एनसीईआरटी में जो नोट लिखे होते हैं, जो बॉक्स दिए होते हैं, जनरली हम उसे छोड़ देते हैं और उनसे क्वेश्चन बनाता है। एक एक लाइन से वैसा वैसा शब्द लिखा हुआ हमें मिल जाता है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर झूम फार्मिंग से क्वेश्चन है, तो पहले एनसीईआरटी में जो झूम फार्मिंग के बारे में बताया हुआ है वो देख लेते हैं। तो 8th क्लास की ईवीएस की जो एनसीईआरटी है उसमें झूम फार्मिंग के बारे में लिखा हुआ है 20th चैप्टर में। वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, नो योर फॉरेस्ट करके ये चैप्टर है, और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत सारे क्या, अगर आपको एनसीईआरटी के एक चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसका मतलब वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है। इसमें झूम फार्मिंग दे रखी है और झूम फार्मिंग के बारे में लिखा हुआ है, झूम फार्मिंग इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज़ लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर्स। जब हम एक बार क्रॉप जो फसल है वो उगा लेते हैं वहाँ की ज़मीन पर किसी एक खेत में, तो उस खेत को खाली छोड़ दिया जाता है कुछ सालों के लिए। नथिंग इज़ ग्रोन देयर, वहाँ पर कुछ नहीं उगाया जाता। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। देखिए बैम्बू क्यों बोला है, क्योंकि मिज़ोरम में बांस की खेती बहुत होती है, इसीलिए द बैम्बू और वीड विच ग्रो ऑन दैट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट, उसको जो है वो खींचा नहीं जाता है। अगर कोई जो वीड होते हैं, जो खरपतवार होती है वो उग रही है या बांस उग रहा है, तो उसे हटाया नहीं जाता। दे आर कट, उन्हें काट दिया जाता है, एंड बर्न, उनको फिर जला दिया जाता है। द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल, तो उससे क्या होता है कि जो राख है उससे लैंड फर्टाइल बनती है। While burning, care is taken so that the fire does not spread to other part of the forest. और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो आग है वो और जो फॉरेस्ट है उसमें ना लग जाए। When the land is ready for farming, it is slightly dug up. उसको थोड़ा सा खोद दिया जाता है। Not plugged, उसकी जो है उसे पूरी तरह से जोता नहीं जाता है, बस थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से खुदाई सी कर दी जाती है। ठीक है, सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट, और उसके बाद उसमें सीड्स जो बीज हैं उनको गिरा दिया जाता है। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइक, एक ही फार्म में एक ही खेत में अलग अलग तरीके की जो फसल है वो उगाई जाती है, जैसे कि मेज, मक्का, वेजिटेबल्स, सब्जियों की, चिलीज़, मिर्च, राइस, धान कैन बी ग्रोन। ठीक है, तो एक ही फार्म में आप देख सकते हैं कितनी अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स भी हम ले रहे हैं, मक्का और मिर्च और धान भी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि मिज़ोरम में देखिए वहाँ पर जो है वो जो ज़मीन है मिज़ोरम में वो कैसी होती है, वहाँ हिली एरिया है, वहाँ पर हिल्स होती है। ठीक है, तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारी, अब उन्हें जो ट्रांसपोर्ट है ना वहाँ पर कम हो पाता है, तो बाहर से जो और स्टेट्स हैं वहाँ से फूड ले जाने में समस्या होती है, और कभी कभी वो नहीं भी हो पाती है। जैसे बारिशों के मौसम में वहाँ पर लैंडस्लाइड्स भी बहुत होती हैं, तो क्या होता है कि वो लोग अपनी थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें उगा लेते हैं। अब देखिए आप एक ही फार्म में वो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगा रहे हैं, जिससे क्या होगा, उनको वैरायटी मिलती है।
वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट। जो खरपतवार और जो ऐसे जो पौधे उग जाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है उनको भी उखाड़ा नहीं जाता है। दे आर जस्ट कट, उनको काट दिया जाता है सो दैट दे गेट मिक्सड विद द सॉइल। दिस ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। इससे जो ज़मीन है, जो भूमि है, वो उपजाऊ बनती है। इफ़ सम फैमिलीज इज़ नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन टाइम, अदर हेल्प्स एंड आर गिवन फूड। अब क्या होता है कि जब खेत खाली पड़ा है तो वो फार्मिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय क्या होता है कि जो उनके आसपास के जो किसान होते हैं वो उनकी सहायता करते हैं और उन्हें फूड देते हैं। तो हम अब ऑप्शन देखते हैं। हमने अभी जूम फार्मिंग देख ली कि एनसीईआरटी में हमें अगर एक्सक्लूसिवली सिर्फ जूम फार्मिंग की बात करें तो ये पैराग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अगर हम पूरे मिज़ोरम में फार्मिंग की और जो फॉरेस्ट हैं उसकी बात करें तो पूरे चैप्टर में इसको कवर किया है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। आप यदि चाहते हैं कि हम पूरा चैप्टर आपको पढ़ाएं तो हमें लिखकर अवश्य बताइएगा। और यदि आपका काम सिर्फ इस क्वेश्चन से चल रहा है तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जूम फार्मिंग हमने कवर कर ली। जूम फार्मिंग से हर साल क्वेश्चन आता है। अब आपसे इस पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसे कवर कर पाएंगे। कहाँ होती है? मिज़ोरम में होती है। क्या करते हैं? जो खेत है उसको छोड़ देते हैं कुछ सालों के लिए। उसके बाद जो खरपतवार और जो बाँस होते हैं वो जो उगाते हैं उसको जला दिया जाता है। और जो वीड्स हैं, अनवांटेड प्लांट है, उनको उखाड़ा नहीं जाता है, उनको काटा जाता है जिससे भूमि उपजाऊ बन जाती है। इस समय जब तक खेत खाली पड़े हैं तो जो और उनके साथी हैं वो उनकी सहायता करते हैं और एक ही खेत में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स वो उगाते हैं, जैसे कि मेज़, मक्का हो गया, सब्जियां हो गई, चिलीज़ हो गई, राइस हो गई, धान हो गई। तो ऐसे वो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स एक ही खेत में उगा लेते हैं। अच्छा, ऑप्शंस देखें अगर तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज़ लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर्स। तो देखिए, ये तो आप देख सकते हैं कि ये सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है और बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप, एक फसल काटने के बाद लैंड जो है उसको ऐसे की छोड़ दिया जाता है। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रोन ऑन द लैंड आर कट एंड बर्न। तो देखिए, नॉट पुल्ड आउट लिखा था उसमें लिखा था कि उसको काटा जाता है और जो बचा होता है उसको जला दिया जाता है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि इस बात पे भी ध्यान दीजिए। आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। द लैंड इज़ डीपली प्लग्ड बिफोर सोइंग द सीड्स। हमने अभी क्या देखा था? लैंड इज़ सरफेसली डग, उसको ऊपर से ही थोड़ा थोड़ा खोदा जाता है और उसमें बीज गिरा दिए जाते हैं, उसको जोता नहीं जाता है। जैसे हम और जो फार्म्स होते हैं और जो खेत होते हैं उनको जोतते हैं, वैसे जोता नहीं जाता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हुआ? गलत हुआ। इन वन फार्म 3 और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। देखिए, मैंने कहा था ना, एक एक लाइन इम्पॉर्टेंट है। तो 3 से 4 डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हम एक ही खेत में से ले लेते हैं। नेक्स्ट है, केमिकल फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो यूज्ड एज पर नीड। तो हमने देखा है कि इसमें भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए वो जो कुछ सालों तक उसे छोड़ देते हैं और जला देते हैं बाकी के बचे खरपतवार और उसको बैम्बूस को, बाँस को, जिससे कि भूमि उपजाऊ बनती है। वो किसी भी तरह की फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ई ऑप्शन गलत है और सी ऑप्शन भी गलत था, तो ये तो हट गया। ए बी डी ऑप्शन सही है और हमने देखा कि वो कौन कौन से हैं। देखिए, वैरायटी 3 और 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन, सही है। डीपली प्लग्ड, ये गलत है। सी और ई गलत है। बैम्बूज एंड वीड्स जो होती है उनको जला दिया जाता है कट करने के बाद, ये भी सही है। और कुछ सालों के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए बी डी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम कवर करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है, महिका नाम दिया हुआ है। अ टीचर ऑफ क्लास 5th, जो 5th क्लास की टीचर हैं, 5वीं क्लास कक्षा की शिक्षिका हैं, वॉन्ट हर स्टूडेंट
to observe the plant in the surrounding for meaningful learning. What should she encourage children to do? वो चाहती हैं कि बच्चे अपने वातावरण से मिलें जुलें और मीनिंगफुल लर्निंग करें, मतलब कि उनको ज्ञान मिले। ठीक है, इसके लिए वो चाहती हैं कि वो जो बच्चे हैं वो अपने आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनको ऑब्ज़र्व करें, उनको देखें। तो वो क्या करें ऐसा जिससे कि जो उनके जो विद्यार्थी हैं वो ऐसा करें। तो पहला ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग द प्लांट आर लिविंग बीइंग, उनको ये बताएं कि प्लांट्स जो हैं वो लिविंग बीइंग हैं। अप्रिशिएटिंग दैट प्लांट्स आर यूज़फुल फॉर अस, ये बताएं कि वो हमारे यूज़फुल हैं। राइटिंग द नेम ऑफ अ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो नाम है पेड़ के वो लिखें। या फिर ऑब्जर्विंग द डिफरेंस इन देयर हाइट, लीव्स, स्मेल एंड प्लेस ऑफ ग्रोइंग, या फिर उन्हें ये बताएं कि उनको जो फील्ड है उसमें ले जाके ये दिखाएं कि उनकी जो हाइट है वो क्यों डिफरेंट है, उनकी लीव्स डिफरेंट हैं, उनकी स्मेल डिफरेंट है और वो भिन्न भिन्न जगहों पे उपजते हैं। तो ये ऑप्शन सबसे सही लग रहा है, पर हम एग्ज़ाम में जब हम पढ़ेंगे तो और भी सारे ऑप्शन सही लगेंगे और उस समय हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने जब असेसमेंट की बात करी थी ईवीएस की, तभी बोला था कि जब भी आप ईवीएस के क्वेश्चन करें तो सबसे पहले दिमाग में ये रखें कि बच्चे को हमें इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना है। तो जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसी बात का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर कनेक्शन कैसे बन रहा है, ये सारी चीज़ थ्योरेटिकल है, सही है परंतु थ्योरेटिकल है, और ये क्या है, एक्टिविटी बेस्ड ऑप्शन है, और इससे क्या हो रहा है, बच्चा कनेक्ट हो रहा है अपने वातावरण के साथ। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगर आप चाहती हैं कि बच्चा जो है वो ऑब्ज़र्व करे प्लांट्स को, तो उनसे कहिए कि वो उनकी डिफरेंट हाइट्स को लिखें, उनमें अंतर बताएं कि कौन कौन सा पेड़ कितना ऊंचा है, कौन सा पेड़ छोटा है, उनकी लीव्स में क्या अंतर है, वो उनकी जो सुगंध आती है, दुर्गंध आती है, क्या है भिन्नता है। उनकी भिन्नताओं को जब वो देखेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो उन्हें एक नहीं सारे आसपास के सभी पौधे समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ईवीएस टीचिंग एट प्राइमरी लेवल। तो अब यहाँ पर एस्पेक्ट्स की बात हो रही है कि जो टीचिंग है, अभी तक हमने असेसमेंट की बात करी, मूल्यांकन की बात करी और कनेक्शन की बात करी, ऑब्जर्वेशन की बात करी। अब हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, एस्पेक्ट्स की, किसमें, टीचिंग में। तो यहाँ पर हमें अब नया कॉन्सेप्ट आया। जब भी हम वातावरण की इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाते हैं किसी बच्चे को, तो हमें किस किस पहलुओं पे ध्यान देना चाहिए। तो वो हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो इन्वायरमेंटल साइंस है एट प्राइमरी स्टेज इन वेज एक्सपोजिंग अ चिल्ड्रन टू द रियल सिचुएशन इन देयर सराउंडिंग टू हेल्प देम कनेक्ट। तो हमें क्या, उनको जो बच्चे हैं उनको एक्सपोज करना होगा रियल सिचुएशन में कि जंगल होगा तो जंगल कैसा होगा, पहाड़ी होगी तो पहाड़ी कैसे होगी, ताकि वो खुद को अपना संबंध बना पाएँ अपने वातावरण के साथ। बी अवेयर ऑफ, अप्रिशिएट एंड बी सेंसिटाइज टूवर्ड द प्रिवेलिंग इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इसमें जो एक और बहुत बड़ी बात का ध्यान रखना होगा कि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं जैसे कि नेचुरल, फिज़िकल, सोशल एंड कल्चरल, उनकी तरफ भी उनको संवेदनशील बनाना है। ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बनाना है, सॉइल इरोजन की तरफ बनाना है, पॉल्यूशन की तरफ बनाना है, ताकि वो खुद आगे चल के एक अच्छे नागरिक बने जो कि वातावरण के प्रति सम्मान रखते हों, उससे उनका कनेक्शन हो, वो संबंध रखते हों। तो हमें जब भी ईवीएस के क्वेश्चन करने हो तो हमें इन पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है, कि वो सेंसिटाइज हो, इमोशनली कनेक्ट हो इन्वायरमेंट से। सेंसिटाइज मतलब कि संवेदनशील बने वो अपने वातावरण के प्रति। दूसरा है ईवीएस बाय इनेबलिंग चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर करें, अंडरस्टैंड करें, समझें, अप्रिशिएट एंड वैल्यू देयर एनवायरनमेंट, वही उसका महत्व को समझें वातावरण के। हेल्प देम टू ड्राइव मीनिंग एंड जॉय ऑफ लर्निंग थ्रू कनेक्टिंग, वो
जो जॉय ऑफ लर्निंग, जो हमारी जो टीचिंग है, वो जिस चीज़ को सीख रहे हैं उसमें उन्हें मज़ा आए, सीखने में मज़ा आए। कनेक्टिंग विद देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, अपने आसपास के जो वातावरण है उससे संबंध बनाएं, जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें उनको मज़ा आए। तो देखिए चिल्ड्रन सेंट्रिक हमें टीचिंग करनी है। तो जब भी हम ईवीएस को देख रहे हैं तो हमें क्या देखना है, कनेक्शन हो, एक्टिविटी बेस्ड हो, हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें उन्हें मज़ा आ रहा हो, ठीक है, वो एक्सप्लोर कर रहे हों, संवेदनशील बन रहे हों। और एक और बात, जो भी आगे आने वाले जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके प्रति भी उनको जागरूक करना है। तो ये भी ईवीएस पढ़ाने का बहुत बड़ा एक पहलू है, ठीक है। थ्रू कनेक्टिंग देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट, नेचुरल वर्ल्ड एंड द कम्युनिटी, थस इट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड। वो तभी चाइल्ड सेंटर्ड बनेगी एंड फोकसेस ऑन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो आप ये देखिए, रादर देन टीचिंग, पढ़ाने से ज़्यादा उनके सीखने पे हमें ध्यान देना है। जो मैं एक्टिविटी बेस्ड कह रही थी वो यही मीनिंग था कि हमें उन्हें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करानी है, जिससे वो खुशी खुशी सीखें। और इससे क्या होगा कि जो हमारी जो टीचिंग है वो चाइल्ड सेंटर बनेगी। देखिए, इन ईवीएस मेथड सच एज सर्वे हम करवाएं उनसे, प्रोजेक्ट्स बनवाएं, फील्ड ट्रिप करवाएं, गेम्स करवाएं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, डिस्कशन, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस एक्सेट्रा हैव बीन फाउंड more effective in maximizing learners' participation in the teaching लर्निंग प्रोसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखिए, अगर आपने अभी जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये 3 पॉइंट्स को अगर अच्छे से पढ़ा है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया है, ये 3-4 क्वेश्चंस, तो आप जब सीटेट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। आप जो है इन क्वेश्चंस में फंसेंगे नहीं, आपका टाइम कम लगेगा और आप सही आंसर वहाँ पर टिक करके आएंगे। तो हमारी ये जो सीरीज़ है ये 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ होगी, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगी। हम हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस कराएंगे और जिससे कि आपका जब तक एग्ज़ाम आएगा आप हंसते हंसते उस एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। देखिए, बात यहाँ पर सिर्फ सीटेट फोकस नहीं है, सीटेट के क्वेश्चंस के साथ हम उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो भी हमारे सेंट्रल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसको हम अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि अब सीटेट के बाद कोई सीटेट तो हमारा लक्ष्य है नहीं, हमारा लक्ष्य तो ये है कि अब जो केवीएस की आएगी वैकेंसी आएंगी, एनवीएस की वैकेंसी आएंगी, DSSB की वैकेंसी आएंगी, वहीं स्टेट्स की भी वैकेंसी आएंगी, तो उसमें हमें एक अपनी सीट कंफर्म करनी है और उसके लिए हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। तो अगर हम ज़्यादा नहीं, ये एक छोटी सी वीडियो है 10 क्वेश्चन की, और इस पर बेस्ड अगर हम सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारे क्वेश्चन सही होंगे और आगे भी सही होंगे, क्योंकि हम समझ रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर ऑप्शन था कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ एंड डेवलपिंग स्किल। क्या ये हमारा एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है प्राइमरी लेवल पे? अचीविंग सक्सेस इन असेसमेंट, मूल्यांकन में सक्सेस पाना क्या हमारा पहलू है? अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, क्या हम उन्हें बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं साइंस का, या फिर कनेक्ट करना चाहते हैं? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन था कंडक्टिंग एक्टिविटीज़ एंड डेवलपिंग स्किल, उनके स्किल हम जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पर सबसे नीचे दे रखा है कनेक्टिंग लर्निंग टू द नेचुरल एंड सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। तो मैंने अभी कहा ईवीएस का जब भी हमें आए तो हमें ये कनेक्शन का ध्यान हमेशा रखना है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का ध्यान रखना है, चाइल्ड सेंटरिंग का ध्यान रखा है। देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, आप ऊपर लिखिए ईवीएस, उसके बाद आप ये 3-4 पॉइंट लिख लीजिए, चाइल्ड सेंटर्ड, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, जॉय ऑफ लर्निंग, नॉट एम्फसाइज ऑन टीचिंग, हमें टीचिंग पे ध्यान नहीं देना है, हमें किस पे ध्यान देना है? जॉय ऑफ लर्निंग पे, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होना चाहिए, और
डी ऑप्शन जो है कनेक्टिंग लर्नर टू द नेचुरल एंड सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट। अगर आपने ये 4-5 पॉइंट लिख लिए होंगे, रट लिए होंगे, तो आगे आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये पेडागॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे ईवीएस में होते हैं उसी तरह के, कुछ बस सब्जेक्ट का चेंज होकर अलग अलग तरीके से आते हैं। तो आपको अगर ये क्वेश्चंस करने आ गए तो आपके आगे कभी भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। सीटेट बहुत सिंपल क्वेश्चन देता है और उतने ही डिफ़िकल्ट देता है, तो हमें क्या है उसकी आर्ट आनी चाहिए सॉल्व करने की। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, कनेक्टिंग लर्नर टू द नेचुरल एंड सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंडिकेटिव्स ऑफ द जनरल अप्रोच टू द, अब हम किस पे आ रहे हैं, अप्रोच पे आ रहे हैं, टू बी फॉलोड फॉर ईवीएस इन प्राइमरी क्लासेस, हमें कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो हमने असेसमेंट देख लिया, अब हम क्या देख रहे हैं, उसके महत्वपूर्ण पहलू देख लिए, एस्पेक्ट्स देख लिए, असेसमेंट देख लिया, एस्पेक्ट्स देख लिए, अब हम क्या देख रहे हैं, अप्रोच देख रहे हैं कि उनको पढ़ाना कैसे है। तो अप्रोच अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की। अब वो ये पूछ रहे हैं कि ईवीएस में आप क्या अप्रोच अपनाएंगे, जनरल क्या अप्रोच रहेगी आपकी प्राइमरी क्लासेस में, इसमें से एक्सेप्ट इन सारी जो भी अप्रोच है इसमें से वो कौन सी अप्रोच है जो आप नहीं अपनाएंगे। तो पहली है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, सेकंड है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, थर्ड है लोकल टू ग्लोबल, और आजकल चल रहा है वोकल टू लोकल, है ना, और डी है एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। उसमें से ये ऑप्शन दिए हैं। अब हमें सबसे पहले इन कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। तो ये क्या अप्रोचेस हैं क्या, इनको समझते हैं। अच्छा, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो जब आप ये देखें ना एक्सेप्ट, नो, नॉट, तो उनको जो है वो पेन से अंडरलाइन कर लिया कीजिए। वैसे अब सीटेट क्या करने लगा है कि उसको हाईलाइट करके लिखने लगा है, पर फिर भी हम जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। तो जब भी आप ऐसे वर्ड्स देखें तो उसी समय उसको पेन से हाईलाइट कर लिया कीजिए, क्योंकि जब हम वॉवलिंग करते हैं, जब हम OMR शीट भरते हैं तो हम गलती कर जाते हैं ऑप्शंस को भरने में। अब देखिए सबसे पहला था कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। तो देखिए क्या होता है, एक जो है कॉन्क्रीट नाउन क्या होती है, देखिए ये जो कॉन्क्रीट, ये जो अप्रोचेस हैं कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, और इन अप्रोच पे आपको सिर्फ ईवीएस में ही नहीं और सब्जेक्ट की पेडागॉजी में भी क्वेश्चन मिलते हैं, और सिर्फ सीटेट में ही नहीं और भी जगह क्वेश्चन इसके मिलते हैं। तो यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट को अपना पक्का करेंगे। एक जो कॉन्क्रीट नाउन होती है रिफ़र टू अ फिज़िकल ऑब्जेक्ट, फिज़िकल ऑब्जेक्ट को रिफ़र करता है, फिज़िकल ऑब्जेक्ट जो हमें दिख रहा है इन द रियल वर्ल्ड, सच एज अ डॉग, बॉल, फॉर एन आइसक्रीम कोन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफ़र टू एन आइडिया, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो हमारी सोच होती है, एक जो आइडिया होता है, कॉन्सेप्ट होता है, डेट डज़ नॉट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, जो हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो हमारा रियल जो वर्ड है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, उसमें नहीं होता है। एंड कैन नॉट बी टच, उसे छुआ नहीं जा सकता, लाइक फ्रीडम, सैडनेस एंड परमिशन। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए कितना सिंपल है कि ये कॉन्क्रीट है, ठीक है, इसका हमने रिप्रेजेंटेशन किया ऐसे करके, ठीक है, हमने इसको दिखाया पेपर पे, और फिर हमने इसे एब्स्ट्रैक्ट में सोचा कैसे, ये करके देखिए हमने क्या दिखाया, एक है उसका आधा खाली है आधा भरा हुआ है। इसमें क्या दिखा रहे हैं हम, 4 हैं, इसके 4 खाने हैं, 2 भरे हैं 2 खाली हैं, तो इसको क्या बोलेंगे 1/2, और उसको क्या कहेंगे 2/4। ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको करके दिखाया। तो ये क्या हुई, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट सोच हुई, और ये हमने देखा था। इसको हिंदी में बोलते हैं ठोस से सार तक, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक। ठीक है, जनरली दिस टेक्निक इज़ यूज्ड एट प्राइमरी लेवल इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, मोस्टली जो सब्जेक्ट है, इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स दिस टेक्निक इज़ यूज्ड। ये यहाँ पर इफ़ लग गया है, ऑफ है, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। क्या यूज़ होती है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। हम कॉन्क्रीट कोई चीज़ देखते हैं, फिर उस पर अपनी एक धारणा, अपनी सोच बनाते हैं।
इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो भी मिल रहा है उस सब पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर ये टॉपिक देखने को मिल रहा है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट पॉलिसीज़ होती हैं जैसे कि लव, नॉलेज, ट्रस्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कॉन्क्रीट क्या है, जैसे कि ट्री है, कोई कार है, कोई बुक है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ, कॉन्क्रीट नाउन्स। तो इसकी एडवांटेज क्या होती है एब्स्ट्रैक्ट पॉलिसी की, जो हमारी एंटिटी है उसको हम होल आइडिया को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ईजियर टू रीड एंड कॉम्प्रिसेट, ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्यों पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो तो सोच है ना, पॉलिसी है, तो हम उसको लिख सकते हैं। ईजियर टू राइट होता है, कैन बी अप्लाइड टू मोर जनरल और एग्रीगेटेड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम, हम उसे अप्लाई भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सोच है। कैन नॉट, इसकी डिसएडवांटेज होती है कि हम इसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं हाउ गोल शुड बी अचीव्ड, क्योंकि हमें पता नहीं है, ये तो सोच है ना हमारी, तो हम उसे कैसे अचीव करेंगे ये नहीं बता सकते। डिफ़िकल्ट टू चेक कंसिस्टेंसी, ये क्या ऐसे ही चलती रहेगी, इसकी कंसिस्टेंसी हम नहीं बता सकते। लेकिन जो कॉन्क्रीट होते हैं उसकी एडवांटेजेस ये होती हैं कि कैन बी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट नीड टू बी डन, इसको हम लिख नहीं सकते, रीड नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स है लिखना, ठीक है। आप अगर पेड़ को लिखना भी चालू करते हैं तो आपको कितना ऑब्जर्व करना होगा, एक पेड़ कैसा है, एक पेड़ अलग है। पर अगर आपने सिर्फ पेड़ को सोचा है तो आप बता सकते हैं कि पेड़ का एक तना है, 4 ब्रांचेस हैं, उसकी शाखाएं हैं, उस पर पत्तियां हैं, और आपने जैसा फल सोचा है आप उसको लिख देंगे। पर जब आप देखेंगे कि जब आप उसको कॉन्क्रीट यानी कि वास्तव में देखेंगे तब आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत डिफरेंट है। तब उसको हम पूरी बॉटनी, हमने पूरी एक ब्रांच बनाई है साइंस की, बॉटनी, उसके बाद भी अभी भी ऐसी बहुत सी स्पीशीज़ हैं जिनको हम नहीं जानते हैं। तो क्या हुआ, इसको लिखना और पढ़ना डिफ़िकल्ट है। देखिए, मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज के, पर इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको क्वेश्चन अवश्य ही एक में देखने को मिल जाएगा। अब जैसे कैन नॉट बी अप्लाइड इजीली टू हेट्रोजीनियस एंटिटीज़, ये जो दिख रही हैं होमोजीनियस यानी कि एक सी जो हैं उन पे तो अप्लाई हो सकता है, हेट्रोजीनियस मतलब कि जो भिन्न भिन्न प्रकार की हैं उस पे अप्लाई नहीं हो सकता। लेस मीनिंगफुल अक्रॉस एडमिनिस्ट्रेटेड बाउंड्रीज़, जो हमें एडमिनिस्ट्रेट करना होता है, किसी चीज़ को चलाना होता है, तब इसका जो मीनिंग है, इसका जो मतलब है वो कम हो जाता है। हम जो देखने वाली चीज़ें हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते। जब भी हमें एडमिनिस्ट्रेट करना होता है किसी चीज़ को, किसी ऑफिस को, किसी देश को, किसी कक्षा को चलाने के लिए हमें उसको चलाने की पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, जो कि कॉन्क्रीट पॉलिसीज़ से काम नहीं हो सकता है, परंतु कैन अप्लाई टू सबसेट ऑफ एंटिटीज़ विद इन द सिस्टम, पर अप्लाई करने में हमें हेल्प मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हमने क्या देखा, हमने देखा कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट देखा, और उस कॉन्सेप्ट को इतना अच्छे से आप समझ ही गए होंगे कि मैंने क्यों समझाया था, क्योंकि उस पे बेस क्वेश्चन हमें बहुत देखने को मिलते हैं। अच्छा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आपको लाइन पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा। इन दिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, सिंपल और ईजी थिंग्स शुड बी फर्स्ट प्रेजेंटेड टू द स्टूडेंट एंड ग्रेजुअली ही शुड प्रोसीड टूवर्ड complex or difficult things. The presentation of simple material make the learner interested, confident and feel encouraged. जब हम उसे छोटी छोटी चीज़ें बताते हैं तो वो जल्दी जल्दी सीखता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और वो और डिफ़िकल्ट जानने के लिए एनकरेज होता है, वो और रुचि लेता है उसमें और जानने का प्रयास करता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल चीज़ें जो आसान चीज़ें होती हैं पहले उसे वो बताते हैं, उसके बाद वो क्या होता है उसमें रुचि लेने लगता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, और धीरे धीरे वो और जानने के लिए प्रोत्साहित होता है, एनकरेज होता है, और ये होता है हमारी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच फॉर टीचिंग। इसे हिंदी में बोलते हैं सरल से जटिल की ओर। पहले हम उसे सरल चीज़ें बताते हैं और जटिल की ओर बढ़ते हैं। तो सरल से जटिल जो अप्रोच होती है
टेक्निक होती है टीचिंग की, उसमें क्या होता है, पहले सिंपल सिंपल चीज़ें बताई जाती हैं और फिर जटिल की ओर हम बढ़ते हैं। तो जो हमारे ऑप्शंस थे वो थे कि इसमें इन सब में से कौन सी ऐसी अप्रोच है जो हम ईवीएस को पढ़ाने में फॉलो नहीं करेंगे प्राइमरी क्लासेस में। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हमने देखा कि कॉन्क्रीट क्या है, हम पहले पेड़ को दिखाएंगे और फिर उनसे कहेंगे कि उस पेड़ के बारे में आप सोचिए, आप अपनी विचार बनाइए। सिंपल से कॉम्प्लेक्स क्या होगा, सरल से जटिल की ओर हम आगे बढ़ेंगे ताकि वो प्रोत्साहित हो और जानने के लिए। लोकल टू ग्लोबल क्या होगा, पहले उनके आसपास के पेड़ों को समझाएंगे, उनके आसपास के वातावरण को समझाएंगे, फिर पूरी स्टेट के वातावरण को समझाएंगे, फिर देश के वातावरण को समझाएंगे और फिर पूरे अर्थ को, पूरी पृथ्वी के वातावरण को समझाएंगे। तो ये हुआ लोकल टू ग्लोबल। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट कभी भी ईवीएस में नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट मतलब हम किसी बच्चे को पता ही नहीं है कि पेड़ कैसा होता है, चिड़िया कैसी होती है, शेर कैसा होता है, तो जब तक उसे पता ही नहीं है तो वो अपनी सोच कैसे बना लेगा। तो पहले हम उसे दिखाएंगे, कॉन्क्रीट ठोस जो है हम उसको पहले ठोस दिखाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर उसको दिखाया, फिर हम उसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे और फिर उससे कहेंगे कि अब आप बताइए कि आपने इससे क्या ज्ञात किया, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं इसके बारे में। तो इसमें क्या अप्रोच को हम अप्लाई नहीं कर सकते, डी को, ओनली एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट कभी भी नहीं हो सकता। तो डी तो बिल्कुल ही हट गया। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो यहाँ पर हमें ए और बी मिल रहा है। वैसे बी और सी भी सही हो सकता है, पर यहाँ पर ईवीएस की बात हो रही है तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ए और बी होगा। तो यहाँ पर ए और बी भी सही है और बी और सी भी सही है, परंतु हमें क्या देखना है, हमें देखना है एक्सेप्ट, इसमें से ऐसा कौन सा है जो सही नहीं है। तो हमारा डी जो है, ओनली डी, यानी कि बी ऑप्शन गलत है, ये नहीं हो सकता और ये सारे हो सकते हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी, ओनली डी है ऐसा जिसको हम फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा कंपैरिजन पे। अब हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दे रखी है, इसको स्टडी करनी है। तो यहाँ पर हमें टेबल में क्या दे रखा है, प्राइस दे रखे हैं रुपीज़ पर लीटर में पेट्रोल के और डीजल के जून में 2007 और दिसंबर 2014 में। ठीक है, 47.74, 61.33, 31.21, 50.51। अब टेबल हमने पढ़ ली। अब क्वेश्चन है, आफ्टर स्टडिंग द अबव टेबल देवमीत एक क्लास 5th का स्टूडेंट है जो कि लिखता है अपनी नोटबुक में, क्या पेट्रोल इज़ मोर एक्सपेंसिव फ्यूल दैन डीजल। वो लिखता है कि पेट्रोल जो है वो ज़्यादा महंगा है डीजल से। द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ डीजल इज़ मोर दैन डेट ऑफ पेट्रोल, कि जो डीज़ल का जो प्राइस है उसकी जो परसेंटेज है, उसका जो रेशियो है वो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, उसका प्रतिशत जो है, उसके दामों का जो प्रतिशत है वो डीजल में, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ डीजल इज़ मोर देन ऑफ पेट्रोल। डीजल इज़ चीपर एंड दैट इज़ वाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट रन ऑन इट। जो डीजल है वो सस्ता है, इसीलिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उस पर चलता है। डीजल इज़ चीपर फ्यूल देन पेट्रोल, पीपल शुड बाय डीजल व्हीकल। तो डीजल का जो एक सस्ता ईंधन है, इसीलिए पेट्रोल से सस्ता ईंधन है, इसीलिए लोगों को डीजल के व्हीकल लेना चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उनको देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है। बी एंड सी आर इंटरफेरेंस, सी एंड डी आर इंटरफेरेंस, ए एंड डी आर ऑब्जर्वेशंस, ए एंड सी आर ऑब्जर्वेशन। इसमें वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि कौन से सही हैं, इसमें वो ये पूछ रहा है कि ऑब्जर्वेशन क्या है और इन्फेरेंस क्या है। तो देखिए इन्फेरेंस जो होता है, तो जो इन्फेरेंस होता है वो होता है हमारा अनुमान। हमने ये अनुमान लगाया है, ये इन्फेरेंस होता है। ऑब्जर्वेशन होता है हमने जो निरीक्षण किया है, हमें लगता है, देखने के बाद हमने ये समझा है, तो ये ऑब्जर्वेशन होता है। अब देखिए ऑप्शंस थे, डीजल इज़ चीपर देन
cheaper fuel than petrol. People should buy diesel vehicle. हम ये क्या कर रहे हैं, एक अनुमान लगा रहे हैं. ये हमारी ऑब्जर्वेशन इसमें क्या है कि वो सस्ता है इसीलिए लोगों को ख़रीद लेना चाहिए. तो ये हम अनुमान ही तो लगा रहे हैं, ये तो हमें नहीं बताया है कि लोगों को ये ख़रीदना चाहिए या नहीं टेबल में. सी ऑप्शन था डीजल इज़ चीपर एंड दैट इज़ वाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट रन ऑन इट. जो डीजल है वो चीपर है, इसीलिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो डीजल पे चलता है. ये हमने टेबल में देखा. टेबल में हमने क्या देखा कि पेट्रोल के दाम हैं वो हमेशा ज़्यादा हैं, डीजल के सस्ते हैं. पर ये नहीं देखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस पे चलना चाहिए या नहीं. ये भी हमारा क्या हुआ, अनुमान है. ठीक है, ये हमने ऑब्ज़र्व किया. ये हमारा अनुमान नहीं है, ये हमने ऑब्ज़र्व किया कि जो सस्ता है इसीलिए जो ट्रांसपोर्ट है उसको, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इस पे चलना चाहिए. नेक्स्ट था हमारा द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ डीजल इज़ मोर देन दैट ऑफ पेट्रोल. जो परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है 47 से 61 हुई है पेट्रोल की, पर यहाँ पर 35 से 50 हुई है. तो परसेंटेज किसकी ज़्यादा हुई है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ ऑब्जर्वेशन. ये हमने टेबल से ऑब्ज़र्व किया. एक और चीज़ हमने ऑब्ज़र्व करी वो है पेट्रोल इज़ मोर एक्सपेंसिव फ्यूल दैन डीजल. ये तो हमें टेबल को देखते ही पता चल रहा है पेट्रोल जो है वो एक्सपेंसिव है डीजल से. ये भी हमने क्या किया, ऑब्ज़र्व किया. तो ए और बी क्या हुए, ऑब्जर्वेशन हुए. सी और डी क्या हुए, ये हुए इन्फेरेंस. अब हम ऑप्शंस देखते हैं. सी और डी इन्फेरेंस सही है. ए और बी ऑब्जर्वेशन थे, गलत है. ए और डी ऑब्जर्वेशन गलत है. ए और सी ऑब्जर्वेशन गलत है. ए और बी ऑब्जर्वेशन है, सी और डी इन्फेरेंस है. तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी. कौन सा करेक्ट है, सी एंड डी आर इन्फेरेंस. ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है हमारा मैपिंग से है. मैपिंग एट प्राइमरी लेवल प्रमोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इन लर्नर. जो मैपिंग है उससे लर्नर में जो सीख रहा है कौन सा स्किल बढ़ाती है. तो नीट ड्राइंग बढ़ाती है, ड्राइंग से हमें कोई मतलब नहीं है मैपिंग में. कैलकुलेशन एंड एस्टिमेशन बढ़ाती है, ड्राइंग अकॉर्डिंग टू स्केल बढ़ाती है. अब देखिए कैलकुलेशन एस्टिमेशन लग रहा है कि सही हो सकता है, ड्राइंग अकॉर्डिंग टू स्केल ये भी लग रहा है कि ठीक हो सकता है. पर जब हम ये पढ़ते हैं आइडिया अबाउट रिलेटिव पोजीशन ओरिएंटेशन, तो ये हमें सबसे सही लगता है. देखिए मैंने जब ईवीएस में जब भी मैपिंग की बात होती है तो ये नहीं होता है कि हमें ज्योग्राफिकल मैप्स की बात नहीं हो रही है. यहाँ पर हमें जो पोजीशंस हैं उनको ओरिएंट करना आना चाहिए, रिलेटिव आइडिया होना चाहिए. तो मैपिंग का मतलब होता है प्राइमरी लेवल पे आइडिया अबाउट रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन. तो देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन था टेक्निक ऑफ असेसमेंट का, इसमें भी यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैपिंग आई थी, मैंने तभी आपसे कहा था कि मैपिंग का मतलब वो ज्योग्राफिकल मैप की नहीं होती है, हमें रिलेटिव पोजीशंस जो हैं उन्हें लोकेट करना आना चाहिए. तो यहाँ पर भी इसी टेक्निक का असेसमेंट में यूज़ हो रहा था कॉन्सेप्ट मैपिंग का, और यही कॉन्सेप्ट हमें इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन हो गया कि मैपिंग एट प्राइमरी लेवल प्रमोट्स आइडिया अबाउट रिलेटिव पोजीशंस एंड ओरिएंटेशंस. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी सीम मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग मैप टू प्राइमरी ग्रेडर्स. देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा मैप के ऊपर है. ड्राइंग ऑफ द मैप बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड आस्किंग लर्नर टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस. तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग क्या हो सकती है मैपिंग के लिए, मैप के लिए प्राइमरी ग्रेडर्स में हम बोर्ड पे मैप बना दें और बच्चे से कहें कि जो डिफरेंट लोकेशंस हैं उनको जो डिफरेंट प्लेसेस हैं उनको बोर्ड पे लोकेट करें, या फिर इंस्ट्रक्टिंग लर्नर टू ब्रिंग द मैप ऑफ इंडिया फ्रॉम देयर होम, या उनसे कहें कि इंडिया का मैप हम घर से लेकर आएँ, या फिर उन्हें एटलस दिखाएं टू लर्नर एंड आस्किंग देम टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है फैसिलिटेटिंग, नेक्स्ट ऑप्शन
facilitating learner to construct map of the immediate surrounding by their own symbols and focusing relative position and direction of the things। या फिर हम उनसे कहें कि आप ऐसा मैप बनाइए जो कि आप अपनी आसपास की चीज़ों को देखते हैं अपने सिंबल्स को यूज़ कर कि हम जब घर से स्कूल आते हैं तो हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। हमें एक पेड़ देखने को मिलता है तो वो उसके लिए अपना सिंबल यूज़ करेंगे। हमें एक रेलवे क्रॉसिंग देखने को मिलती है, या फिर हमें एक तालाब देखने को मिलता है, नदी देखने को मिलती है, या पहाड़ देखने को मिलता है, या हम नॉर्थ में या फिर हम लैंड पे रहते हैं, प्लेन्स पे रहते हैं तो हमें जैसे टीला देखने को मिलता है या कुछ भी वो पोस्ट ऑफिस देखने को मिलता है, हॉस्पिटल देखने को मिलता है, तो वो अपने अपने सिंबल्स यूज़ करेंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा एक बच्चे को मैप सिखाने का कि हम उससे ही कहें कि आप खुद अपना मैप बनाइए अपने आसपास की चीज़ों से, अपने सिंबल्स को अपने द्वारा यूज़ किए हुए सिंबल्स से। और उससे क्या होगा, हमारी फोकसिंग किस पे होगी। देखिए बार बार इस बात का ध्यान रखा जा रहा है, मैपिंग पे फिर क्वेश्चन आएगा और उसका भी जो कॉन्सेप्ट होगा, जो बेस होगा, वो क्या होगा, रिलेटिव पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द थिंग्स। क्या होगा, आइडिया अबाउट रिलेटिव पोजीशंस एंड ओरिएंटेशन। तो आप देख सकते हैं कि जो मेन जो बेस होता है वो यही होता है, क्वेश्चन डिफरेंट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो ये क्वेश्चन है, राधा यूजेस ट्रैवल टिकट्स, वो ट्रैवल टिकट्स को यूज़ करती है ऑफ डिफरेंट टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट कुड बी इफेक्टिवली डिस्कस बाय यूजिंग सच टिकट्स। अब वो ऐसे टिकट्स को यूज़ करती है, इस कॉन्सेप्ट से हमें क्या समझ में आता है, क्या डिस्कस कर सकते हैं। द मोस्ट ऑफ द ट्रैवल बाय डिफरेंट मीन्स इज़ डिफरेंट। जो द कॉस्ट है उसकी ट्रैवलिंग की डिफरेंट मींस के द्वारा, जैसे कि वो बस से ट्रैवल कर रही है, वो ऑटो से ट्रैवल कर रही है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो डिफरेंट है। द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल डिपेंड अपॉन द फ्यूल यूज्ड बाय द व्हीकल। इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो जो जिस ईंधन पे चल रहा है उसकी कॉस्ट अलग अलग होती है। पेट्रोल की गाड़ी की कॉस्ट अलग है और डीजल की गाड़ी की कॉस्ट अलग है। We need ticket to travel by public transport from one place to another और अंडरस्टैंडिंग द रिजर्वेशन प्रोसेस। या हमें इससे ये पता चल रहा है कि रिजर्वेशन प्रोसेस के बारे में हमारी समझ बढ़ रही है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा, सी और डी, ए सी, ए डी और बी सी। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल बाय डिफरेंट मीन्स इज़ डिफरेंट। तो वो देखिए ट्रैवल टिकट यूज़ करती है डिफरेंट टाइप्स के यूज़ कर रही है, क्योंकि जो कॉस्ट होगी वो ट्रैवलिंग की डिफरेंट मीन्स से डिफरेंट होगी। एक हमारी ये धारणा बन रही है, अंडरस्टैंडिंग बन रही है। दूसरी क्या बन रही है, वी नीड टिकट टू ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रिजर्वेशन प्रोसेस की कोई बात नहीं हुई है, व्हीकल का जो फ्यूल है उसकी कोई बात नहीं हुई है। तो ये दो ऑप्शन ए और सी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होंगे। तो ऑप्शन हमारा इसमें से सी सही होगा। ए एंड सी पॉइंट्स हमें इससे समझ में आ रहे हैं कि राधा ट्रैवल टिकट यूज़ करती है डिफरेंट टाइप के, क्योंकि डिफरेंट मीन्स की डिफरेंट कॉस्ट होगी और हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टिकट्स का यूज़ करना होता है। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आऊँ, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट भी कवर करूँ, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो, हम एनकरेज्ड हों और हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहें। ये जो है 10 क्वेश्चंस की सीरीज़ आपकी CTET तक चलेगी और अगर आपने ये नियम से वीडियो डेली कर ली 10 क्वेश्चन की, आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया, तो ये मान लीजिए आपको इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने या लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आपके कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे और जब आप CTET में जाएंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे तो जल्दी जल्दी उनके ऑप्शंस को टिक कर पाएंगे, आपका टाइम कम वेस्ट होगा और आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।